भारतीय भाषाओं में हिंदी ने यह सौभाग्य हासिल किया कि उसने 3 ऐसे जन आंदोलनों का प्रवर्तन किया जिसने भारतीय मनीषा में आमूल-चूल बदलावों को संभव किया। सिद्धोनाथों का अखिल भारतीय परिदृश्य, भक्ति आंदोलन की लोक व्याप्ति और भारतीय स्वाधीनता संग्राम, इन तीनों संग्रामों की न सिर्फ संपर्क भाषा अपितु प्राण भाषा भी हिंदी ही थी। पर इन विराट वैभवों को सहेजने और संभालने के लिए जिस जनजागरण की जरूरत थी, उसकी कमी सदियों तक खली। सदियों के संताप भरे इस विराट शून्य को भरकर हिंदी के परचम को दिग दिगंत में लहराने का काम किया नागरी प्रचारिणी सभा ने। मौजूदा दौर की हिंदी भाषा और उसकी देवनागरी लिपि ने अपने इस स्वरूप को हासिल करने के लिए एक लंबा संघर्ष अभियान चलाया। इस अभियान में नागरी प्रचारिणी सभा की केंद्रीय भूमिका थी। बनारस के 3 स्वप्न दृष्टा युवा समूह यानी बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने इसी मकसद के साथ 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। तत्कालीन दौर में सभा ने हिंदी प्रदेशों के 60,000 विशिष्ट नागरिकों के हस्ताक्षरों के साथ ब्रिटिश सरकार और अदालतों से देवनागरी लिपि में हिंदी प्रयोग की अनुमति मांगी। इसके समर्थन में एक विराट जन आंदोलन का स्वरूप भी संभव हुआ। कहना न होगा, इस आंदोलन में सभा के अनेक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। सभा ने ही निष्णात विद्वानों की सहायता से हिंदी का प्रथम वृहद समावेशी और प्रामाणिक शब्दकोश हिंदी शब्द सागर 12 खंडों में प्रकाशित किया। इसकी भूमिका लिखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कालांतर में यही संशोधित और परिवर्धित रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। इस किताब की उपस्थिति ने हिंदी साहित्य के कॉमन सेंस को संभव किया। आज भी हिंदी साहित्य के पिछले 1000 वर्षों के इतिहास की सबसे प्रामाणिक आलोचना के तौर पर इसकी स्वीकृति है। सभा ने 12 खंडों में हिंदी विश्वकोश, 16 खंडों में हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के अलावा 500 से अधिक ग्रंथ छापे हैं। सभा की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती ने हिंदी वर्तनी और साहित्यिक समझ के निर्माण में युगांतकारी भूमिका का प्रणयन किया। 1905 में काशी में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान नागरी प्रचारिणी सभा के प्रांगण में ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऐलान किया था कि हिंदी ही भारत की भाषा हो सकती है और देवनागरी लिपि वैकल्पिक रूप से भारत की सभी भाषाओं के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए और यह कार्य काशी नागरी प्रचारिणी सभा को अपने हाथ में लेना होगा। सभा ने मिशन भाव से हिंदी के यशस्वी संसार को समृद्ध करने का बृहत्तर कार्य आरंभ किया। सभा से संबद्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने हिंदी भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए श्रमसाध्य और यशस्वी कार्य किया। सभा की जय यात्रा के पड़ावों में शामिल कहानीकारों में प्रेमचंद प्रमुख थे, तो नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद अग्रणी। कवियों में हरिऔध, मथलेश शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि ने अतुलनीय योगदान दिया। हम जान चुके हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारिणी सभा काशी के 3 संस्थापकों में अन्यतम थे। इस काम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। मिश्र जी पंजाबी थे जो काशी में आकर बस गए थे और हिंदी सेवा को अपना धर्म समझते थे। उनकी प्रेरणा से ही बाबू गदाधर सिंह ने अपने दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह आर्य भाषा पुस्तकालय काशी नागरी प्रचारिणी सभा को सौंप दिया था, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने 1900 से पुस्तकों की खोज का काम
हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं यानी पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें अपने समय के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, इसे 3 भागों में प्रकाशित किया। सभा ने हिंदी के साहित्यिक रूप के साथ उसके उस रूप का भी ध्यान रखा जिसमें ज्ञान, विज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श के ग्रंथों का प्रकाशन हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में संभव हो। विश्वकोश के अनेक खंडों का प्रकाशन इस लिहाज से याद किया जा सकता है। इसी तरह भारत की गंगो जमुन तहजीब का संस्कार भी सभा ने अपने प्रयाण में शामिल किया। इस सिलसिले में अमीर खुसरो और मलिक मोहम्मद जायसी पर ग्रंथों के प्रकाशन ने हिंदी वितान को समृद्ध किया। सभा की यात्रा में स्वाधीनता के बाद शिथिलता आई। इतिहास के पन्नों पर 1943 की एक कहानी दर्ज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारी हस्तलिखित पांडुलिपियों को काल पात्र में डालकर चबूतरे में गढ़वा दिया था। यह कहानी दंत कथा सी लगती है, जादुई सी लगती है। नागरी प्रचारणी सभा में ही चबूतरे में गढ़वाई गई यह सामग्री। उसके 10 वर्ष बाद 1953 में सभा ने हीरक जयंती ग्रंथ का प्रकाशन किया। उस ग्रंथ में घटना के विवरण दर्ज हैं। संस्था का 50 वर्ष का कामकाज, उसकी वार्षिक रिपोर्ट्स, खोज का विवरण, सब कुछ एक काल पात्र धातु के एक बड़े बर्तन में रखकर उसका मुंह बंद करके उस जगह पर रखा गया जहां पर 1893 में महामना मदन मोहन मालवीय ने सभा का शिलान्यास किया था। वहीं पर गाड़ दिया गया समारोह पूर्वक। सभा के इतिहास में 1953 के बाद थोड़ी शिथिलता आई, लेकिन दशकों बाद सभा ने अंगड़ाई ली है और नए सूरज की तपिश को महसूस करने के दौर में पहुंच चुकी। नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने सभा पर विहंगम दृष्टि डाली और संकल्पों को यूं देखा। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा, साहित्य और उसके 1000 वर्षों के आर पार फैले साहित्य इतिहास का सबसे पुराना जीवित संस्थान है। हमने इस संस्थान को बहुत करीब से देखा है। अपने बचपन से ही अपने पड़ोस से इसका आह्वान किया है। संस्था बहुत वर्षों तक बहुत अग्रणी भूमिका निभाती आई है हिंदी के निर्माण में, उसके उत्थान और विश्वव्यापी प्रचार में। मुझे इस संस्था के मुख्य कार्यकारी यानी सभा की ही शब्दावली में कहें तो प्रधानमंत्री के तौर पे काम करने का मौका मार्च 2024 से मिला। मैं और मेरी प्रबंध समिति नागरी प्रचारणी सभा का नियमन मार्च 2024 से कर रही है। इतनी महान, इतनी प्राचीन और इतनी व्यापक संस्था का नियमन आसान बात नहीं है। तो इस पर यह विडंबना भी साथ चलती आई है कि पिछले कुछ दशक इस संस्था की सक्रियता के इतिहास में अच्छे नहीं रहे हैं। यूं 1893 से 1950 तक इस सभा ने उपलब्धियों के जिन सोपानों का स्पर्श किया, 1950 के बाद वो उपलब्धियां धीरे धीरे क्षीण होती गईं। हमारा स्वप्न, हमारा संकल्प 1893 से 1950 तक के उसी स्वर्णिम दौर की पुनर्स्थापना का है। इस क्रम में सभा का आधारभूत स्ट्रक्चर ठीक करना, सभा के पुराने यशस्वी प्रकाशनों को पुनः प्रकाशित करना, सभा के आर्य भाषा पुस्तकालय में बिखरी हुई बेशकीमती पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका डिजिटाइजेशन करवाना, साधारण पाठक आम जनता के लिए पब्लिक डोमेन में उसे उपलब्ध करवाना, ये सारे काम हमने अपने हाथ में उठा रखे हैं। सभा के चप्पे चप्पे में इतनी महानता है कि उसके मेंटेनेंस का काम, किसी तरह की मुश्किल से उसको
निजात दिलाने के काम में इतनी सेवा का पुण्य है कि मैं कैसे बताऊं, उसको शब्दों में विवक्षित कैसे करूं। सभा में होना अच्छा लगता है, सभा की सेवा करना बहुत पुनीत कार्य मालूम पड़ता है, और रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझने वाले कर्मचारियों, हिंदी के शुभेच्छुओं, विद्यार्थियों, नौजवानों के साथ मिलके वहां अहर्निश मुब्तिला रहना किसी न किसी चीज में, योजनाएं बनाना, बातचीत करना, सब बहुत प्रीतिकर है। और मुझे लगता है कि जिस काम में हमारा मन लग रहा है, सिर्फ हमारा मन लगने की वजह से उस काम में से अच्छे नतीजे निकलकर सामने आएंगे। सभा ने हमारी भाषा को उसका इतिहास दिया। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के तौर पर उसकी डिक्शनरी दी, हिंदी शब्द सागर के तौर पे वृहत इतिहास का कई खंडों में निर्माण कराया। सभा ने हिंदी को उसका व्याकरण दिया, किशोरी दास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु से लिखवाकर। सभा ने भाषा का विकास स्थिर किया बाबू श्याम सुंदर दास की किताब के रूप में। सभा ने हिंदी को पाठ संपादन सिखाया, तुलसी, कबीर, जायसी आदि महान भक्त कवियों की रचनावलियां संपादित करके। सभा ने पत्रिकाओं का संपादन भी सिखाया, नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती जैसी यशस्वी पत्रिकाएं अपने संरक्षण में, अपने तत्वावधान में संपादित प्रकाशित करवा के। सभा ने जयंतियां मनाई, सभा ने कोशोत्सव मनाया। कोशोत्सव देखिए कितना प्यारा शब्द है। वो आयोजन जब जमीन पर उतरा होगा तो कितना स्वप्निल वातावरण रहा होगा। कोश का उत्सव, हिंदी शब्द सागर के संपन्न हो जाने, पूरा हो जाने के अवसर पर सभा ने कोशोत्सव नाम से एक बहुत सुंदर आयोजन किया था। और वो निरे अकादमिक लोगों का आयोजन नहीं था जिसमें विश्वविद्यालय के लोग भर शामिल हुए हों। वो बनारस की साधारण जनता का उत्सव था, होली, दीपावली, दशहरे और ईद की तरह। तो सभा दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस की धमनियों में शामिल रक्त की तरह पेश आती रही है। सभा को उसकी वही भूमिका वापस मिलनी चाहिए। सभा जितनी हिंदी की है उतनी ही काशी की भी है। सभा को इन दोनों तथ्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, और निजी तौर पर मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि हम ऐसा काम करें कि हिंदी का माथा और ऊंचा होता ही जाए हिमालय की तरफ। सभा प्रतिष्ठित पत्रिका नागरी का पुनर्प्रकाशन कर रही है। संपादक प्रोफेसर राजकुमार कहते हैं, एक जमाने में जब नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी तो उसके पश्चात एक आलोचनात्मक और शोध परक पत्रिका भी नागरी प्रचारणी सभा निकालती थी, जिसका नाम होता था नागरी प्रचारणी पत्रिका। और एक दौर में उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शोध परक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होते थे और उसकी एक बड़ी प्रतिष्ठा थी समूचे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में। अब उसको नए सिरे से पुनः प्रकाशित करने की योजना है। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि नागरी प्रचारणी पत्रिका का जो पहले का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसी के अनुरूप इसे फिर से निकाला जाए। ये यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ये त्रैमासिक पत्रिका होगी और इसमें, जैसा कि पहले भी नागरी प्रचारणी पत्रिका में था, केवल शोधपरक या आलोचनात्मक लेख ही छपेंगे। जिनकी गुणवत्ता श्रेष्ठ होगी वैसे ही लेख इसमें प्रकाशित किए जाएंगे। और त्रैमासिक पत्रिका होगी। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कोई लेख कितने पृष्ठ का या कितने शब्दों का होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे खुला रखा है। उद्देश्य ये है कि अच्छी सामग्री हिंदी के सुधीजनों के सम्मुख पहुंचे, जिससे का ज्ञान संवर्धित हो। तो दोनों चीजें हैं कि एक तो उसका एक समकालीन संदर्भ है, शोध और आलोचना को प्रोत्साहित करना, ज्ञान के क्रिटिकल फैकल्टी को आगे बढ़ाना। नागरी प्रचारणी सभा की जो अपनी एक ऐतिहासिक विरासत और परंपरा रही है, उसका निर्वाह करते हुए समकालीन संदर्भ में उसको प्रासंगिक बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्नों पर तो हम लेख देंगे ही, साथ ही साथ समाज, विज्ञान और देश दुनिया के जो और वैचारिक क्षेत्र हैं उसमें जो कुछ नया ज्ञान आ रहा है, नई पुस्तकें आ रही हैं, नए पेपर आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम हिंदी के पाठकों के सम्मुख एक गुणवत्तापूर्ण महत्वपूर्ण सामग्री पेश करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें
भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेशों के भी विद्वानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सभा ने देवनागरी लिपि को प्रतिष्ठित किया। अभी भी बहुत भाषाएं लिपि विहीन हैं। भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अकादमिक समन्वयक डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव ने सभा के साथ लिपि के मुद्दे पर काम करने का संकल्प लिया है। नागरी प्रचारणी सभा का एक बहुत बड़ा इतिहास भी रहा है। इसके अतीत में बहुत सारे ऐसे कार्य रहे हैं जिनके कारण नागरी, जिसे देवनागरी भी हम कहते हैं, देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार पूरे देश में और देश के बाहर भी हुआ। भारतीय भाषा समिति भारतीय भाषाओं के ऊपर कार्य करती है और उनके उत्थान, उनके संवर्धन के लिए कई प्रकार के प्रावधान और नीतियों का भी निर्माण करती है। और जब हम भारतीय भाषाओं के संवर्धन की बात करते हैं तो उस संवर्धन में अनेक जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी लिपियों का भी प्रश्न उठता है, उनके लिपियों के भी संवर्धन की बात उठती है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, इसके प्रचार प्रसार की जो सीमा है, या ऐसा कहें कि इस पूरे प्रचार प्रसार को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, उसमें नागरी प्रचारणी सभा का अद्वितीय स्थान भी रहा है अतीत में, और साथ साथ आगे भी जो मुझे लगता है कि वो भारतीय भाषाओं में हिंदी के लिपि के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। अभी अनेक भाषाएं हैं या अनेक मातृभाषाएं हैं जिन मातृभाषाओं की लिपियां संभवतः अभी नहीं हैं, और उन भाषाओं के लिपियों को यदि नागरी लिपि के तौर पे अगर विकसित किया जाता है तो उन भाषाओं के प्रचार प्रसार में और उनके संवर्धन में भी काफी कुछ सहयोग मिलेगा और वो और बेहतर हो पाएंगी। जो नागरी लिपि है या फिर हिंदी भाषा है, उसे हम केवल एक भाषा के तौर पे नहीं समझते हैं, बल्कि वो अनेक भारतीय भाषाओं को जोड़ने का भी कार्य करती है। इसलिए ये जो नागरी लिपि है या भारतीय भाषा है, इन सभी के उत्थान और उन सबको आगे बढ़ाने में नागरी प्रचारणी सभा का काफी कुछ योगदान जो है वो बहुत पहले से रहा है और आगे भी जो है वो योगदान लगातार बढ़ सकता है। भारतीय भाषा समिति की ओर से मुझे लगता है कि नागरी प्रचारणी सभा को बहुत सारे वैसे कार्यों के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है जो उन्होंने बहुत पहले प्रारंभ किया था, और उनको फिर एक बार जो है पुनर्जीवित करके और देवनागरी को और ज्यादा आगे बढ़ाने का कार्य अनेक स्तरों पे किया जा सकता है। भारतीय भाषा समिति की ओर से कई सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसमें नागरी प्रचारणी सभा का भी योगदान हो सकता है। प्रोफेसर अनुराग कुमार, काशी विद्यापीठ ने सभा के महत्तर कार्यों का सिंहावलोकन इस तरह किया। इसकी स्थापना के प्रथम वर्ष में ही जो महत्वपूर्ण सदस्य इससे जुड़े, उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन का भी नाम लिया जा सकता है, अंबिका दत्त व्यास का नाम लिया जा सकता है, चौधरी प्रेमघन का नाम लिया जा सकता है। नागरी प्रचारणी सभा का संयुक्त प्रयास रहा जिसके चलते सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में या लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को रोमन की जगह पर स्थान प्राप्त हुआ। यही नहीं, आप देखिए कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो भारत कला भवन है, जिसकी विश्वव्यापी ख्याति है, उसका 9 वर्षों तक संचालन इसी नागरी प्रचारणी सभा ने किया। हीरक जयंती के अवसर पर नागरी प्रचारणी सभा ने जो अपना एक ब्यौरा प्रकाशित किया, उसमें जो प्रांत के सभासदों को लेकर के जो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, अगर हम उसे पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि नागरी प्रचारणी सभा का जो आरंभिक 47 वर्षों का इतिहास है और जो काम है वो इस डेटा से बिल्कुल स्पष्ट होता है। वहां पर है कि प्रांत क्रम के से सभा के सदस्यों की संख्या क्या है और कहां कहां प्रांत के सभासद हैं। तो आसाम में 2, कश्मीर में 2, दिल्ली में 19, पंजाब में 28, बंगाल में 60, मुंबई में 47, बिहार में 43, मद्रास में 3, मध्य प्रदेश के बरार में 23 और मध्य भारत में 50, मैसूर में 3, राजपुताना में 84, संयुक्त प्रांत में यानी ये जो आज का अवध और उसको मिला करके 427, सिंध में 2, हैदराबाद में 4, और जो महत्वपूर्ण डाटा है विदेशों से 9 यानी कुल 806 सभासद 47 वर्षों के इतिहास में वहां पर हमें जो हिंदी की सेवा कर रहे थे, जो कि हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे थे, जो हिंदी में ज्ञान को लाने की कोशिश कर रहे थे। एक और चौंकाने वाला डेटा है कि इसमें महिला सभासदों की संख्या 32 है। पुस्तकों के पुनर्मुद्रण के लिए एक संस्था नहीं है, बल्कि ये कहा जाए तो ये एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा से उपजी हुई हिंदी की चेतना को विकसित करने वाली, उसकी सांस्कृतिक विरासत को रचने वाली, उसमें ज्ञान
हिंदी का जो ज्ञान है या पूरा जो भारतीय ज्ञान है चाहे या पूरा विश्व का जो ज्ञान है उसे हिंदी में प्रवेशित कराने वाली उसको विस्तार देने के क्रम में यह एक पूरा का पूरा आंदोलन धर्मी चेतना से युक्त एक ऐसा पद है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी को लेकर के खड़ा हुआ है। और हम ऐसे संस्था के प्रति उसका जो वर्तमान है और उसका जो भविष्य है उसके प्रति हमें देखना है, जानना है और समझना है। काशी विद्यापीठ के ही डॉक्टर अविनाश कुमार सेन ने सभा की पांडुलिपियों की विहंगम यात्रा के अनुभवों का बयान किया। उपनिवेशवाद का जो प्रभाव था उसके चलते ये दशा तो थी ही कि हिंदी उपेक्षित हो रही थी, हिंदी का लेखन उपेक्षित हो रहा था। और उसके पहले जो रीतिकाल का पूरा दौर था, हम जानते हैं कि रचनाएं उन्हीं की बची रह गई जो कोर्ट या दरबार की परंपरा से जुड़े थे। बहुत सारा ग्रंथ था, लेखन था जो लोगों ने दरबार से बाहर रह करके लिखा था, हाथों से लिखा था, लेकिन वो कभी प्रकाशन के योग्य समझा नहीं गया, न उसको संसाधन मिले। और जाहिर सी बात है कि दरबार उसी की रचना को संरक्षित करता है, संवर्धित करता है जो दरबार की मनोदशा के अनुकूल लिखता है। तो हमारी जो पूरी पूर्ववर्ती परंपरा रही है रीतिकाल और अंग्रेजों के आने के बाद और उस मुगलों का जो पूरा दौर बीता है, उस दौर में एक बड़ा ही कह सकते हैं कि गुंजलक का दौर था कि लिखा तो बहुत कुछ जा रहा था लेकिन सामने बहुत कुछ नहीं आ रहा था। आचार्य शुक्ल को जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना हुआ तो उन लोगों ने कोशिश की कि साहित्य के इतिहास के लिए जो आधार ग्रंथ हैं उनको तलाशा जाए। और आधार ग्रंथों की खोज के क्रम में ही वे लोग राजाओं के दरबार में भी गए, तमाम मंदिरों मठों में गए और वहां से उन्होंने पांडुलिपियां उठा के ले आई, उनका पाठ निर्धारण किया, उनकी प्रामाणिकता पर बातचीत की और फिर उसको एक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके शुक्ल जी ने और उसकी दूसरी परियोजना के हिस्से के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास जी लोगों ने हिंदी साहित्य का एक इतिहास निर्मित किया। आंकड़े बताते हैं कि आज नागरिक पंचाणी सभा के पास करीब 20,000 पांडुलिपियां हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो 20,000 पांडुलिपियां हैं इनको खोजना जितना सारस्वत कार्य था उससे कहीं अधिक सारस्वत कार्य था हाथों से इतना सारा ग्रंथ लिखा जाना। स्वयं नागरिक पंचाणी सभा है, उसने 3 खंडों में हस्तलिखित ग्रंथों की सूची समय समय पर प्रकाशित की। जो दूसरा खंड है उसमें 100 से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे सभा को, जिसमें 2 लोगों ने अपनी तरफ से उनको खोज करके सभा को दान किया था। एक थे बाबूराम बिथरिया और दूसरे थे दौलत राम जुवाल। बिथरिया साहब ने 99 हस्तलिखित ग्रंथ दिए थे। उन्हीं ग्रंथों में एक ग्रंथ था भारत कथा, वृंद का लिखा हुआ। इसकी पांडुलिपि अब बहुत दुर्लभ है, लेकिन भारत कथा को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रीतिकाल के दौर में एक ऐसा भी कवि था जिसने अपनी कविता में राजनीतिक बदलाव जो हो रहा था उस समय भारत में, मुगलों की सत्ता जा रही थी और उपनिवेशवाद प्रभावी हो रहा था, ब्रिटिश सत्ता प्रभावी हो रही थी, उस बदलते समय में उस संक्रमण काल की बहुत अच्छी नोटिस ली उन्होंने। कथा का आधार उन्होंने महाभारत का बनाया है, पांडवों और कौरवों की कथा लगती है, लेकिन बहुत ही बड़ा वो पॉलिटिकल ग्रंथ आप कह सकते हैं वो था। दिलचस्प बात यह है कि सभा ने जो पांडुलिपियां खोजी, हस्तग्रंथ खोजे, उसमें रचनात्मक साहित्य के अलावा हिंदी में जो ज्ञान का साहित्य है वो भी बहुत पर्याप्त संख्या में। जैसे एक किताब ही है औषधियों की पुस्तक, वो भी पांडुलिपि के रूप में वहां थी। एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है, गर्मी एक बीमारी है, गर्मी आदि की दवा, ये भी वहां पर उपलब्ध है। ज्योग्राफी की का जो लेखन है, किताब है माप विधान, यह भी सभा में है। रेखा गणित अध्याय, यह भी सभा में है। किताब कैसे लिखी जाती है, उसकी तकनीकी क्या होती है, उस पर एक किताब है जिसका नाम है पोथी लेखन। इसके अलावा केमिस्ट्री की एक किताब है धातु शोधन, रसायन विज्ञान की, औद्योगिक ईंधन, इस तरह की किताबें जो हिंदी में ज्ञान के साहित्य को सुनिश्चित करती हैं, समृद्ध करती हैं, इस तरह की पांडुलिपियां भी नागरिक पंचाणी सभा ने इकट्ठा की थी। तो निश्चित रूप से मेरी अपील होगी नए अध्येताओं से कि वे जरूर इस तरह के ज्ञान के साहित्य की पांडुलिपियों को जाकर के सभा में देखें और उस पर काम करें। सभा से गहरा रिश्ता शोध छात्र छात्राओं का भी है, उन्हें भी सुनिए। शोध छात्रा हिंदी विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आरती तिवारी। डिजिटलाइजेशन का दौर है तो मैं अपेक्षा करती हूं कि आने वाले समय में हम ऑनलाइन आर्काइव्स के माध्यम से उन पांडुलिपियों का अध्ययन कर सकें। साथ ही सभा में जो पुस्तकें अब तक उपलब्ध हैं उनका एक ई पुस्तकालय निर्मित किया जाए जिसमें उन सभी पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए। एक महत्वपूर्ण चीज यह लगती है कि सभा ने विश्व कोश, विज्ञान कोश, साहित्य कोश
आदि अनेक कोश ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, संकलित किए हैं। इसी क्षेत्र में विविध भारतीय भाषाओं को लेकर के एक शब्दकोश की निर्मिति की तरफ यदि सभा जाती है तो मुझे लगता है वह एक बहुत ही सकारात्मक पहल होगी। मैं उज्जवल कुमार सिंह, शोध छात्र, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। हिंदी व्याकरण के संदर्भ में मुझे सर्वाधिक समृद्ध किया है वह है नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी का पहला व्याकरण जिसे कमता प्रसाद गुरु ने लिखा था यहीं से प्रकाशित है। मैं व्याकरण और समाजशास्त्रीय संदर्भों पर आधारित उन पुस्तकों से लगातार समृद्ध हो रहा हूं जो सभा से छपी है। मेरी ख्वाहिश है कि सभा तीसरे जेंडर के संदर्भ में नए विचारों और संदर्भों को अपनी प्रकाशन योजना का हिस्सा बनाए, क्योंकि तीसरे जेंडर को लेकर के अब मांग उठ रही है कि हमारे जो हिंदी व्याकरण है वह केवल 2 ही लिंग तक सीमित है, वहां पे तीसरे जेंडर के लिए कोई बातचीत नहीं है। तो अब जब मांग उठ रही है तो उसको लेकर के सभा क्या योजनाएं बनाती है, उसको किस तरीके से क्रियान्वित करती है, इस पर भी सभा एक स्पष्ट रुख अपनाए। मैं सौरभ त्रिपाठी, शोध छात्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम और काशी नागरी प्रचारणी सभा का गहरा रिश्ता है। सांस्कृतिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक बढ़त के नजरिए से सभा ने बरतानी हुकूमत से जो अकादमिक संघर्ष किया, उन संघर्षों से हमारी शोध सभा पुस्तकों और विपुल मात्रा में उपलब्ध पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय से समृद्ध हो रही है। अभिलेखागार में मुझे नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन एवं प्रतिबंधित साहित्य पर आजादी का बिगुल क्षमा चंद्र रस्तोगी द्वारा लिखित एवं चमकता स्वराज रणछोड़ दास खत्री द्वारा लिखित पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। ज्ञान विज्ञान के इस नए दौर में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए तरह के शोधार्थियों, विद्यार्थियों की संकल्पना के साथ संलग्न है, तब भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक दृष्टि के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चिंताओं के साथ बाखबर होते हुए सभा बहुत सारे अकादमिक विमर्शों को फिर से रचने के लिए प्रस्तुत है। सभा अनेक अभियानों को, पांडुलिपियों को संरक्षित करने का, उन्हें डिजिटलाइज करने का, उन सामग्रियों का बृहत्तर स्तर पर भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के देशों में भी जो हिंदी प्रेमी लोग हैं उन तक अपनी विपुल सामग्री को पहुंचाने के लिए और उन सामग्रियों से गुणवत्तापूर्ण भविष्य के निर्माण को रचने के लिए प्रस्तुत है। श्रोताओं, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इतिहास के जिन अध्यायों को रचा वे सचमुच लाजवाब हैं। सभा नए दौर में पहुंच चुकी है, पुनर्नवा होकर नए सूरज को रचने के लिए फिर से प्रस्तुत है।